अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर्टिकल 12.8 एप्लीकेशंस ऑफ गॉसस लॉ, इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है आपकी बुक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इसको डिस्क्राइब करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशन है उसको ड्राइव करेंगे। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि हमने गॉसस लॉ वाले आर्टिकल में सीखा था कि गॉसस लॉ को किस तरह से अप्लाई करते हैं और सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पे हम 3 स्टेप्स सीखे थे। अब उन स्टेप को क्विकली जो है वो हम रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 ये था कि हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं जो कि उस पॉइंट में से पास कर रही होती है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को एवेलुएट करना है। इसी इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस का नेम देते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस उसको फाइंड करते हैं और फाइनली स्टेप नंबर 3 में हम गॉसस लॉ अप्लाई करते हैं और वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। बुक पे जो स्टेटमेंट है उसको मैं दोबारा से एक दफ़ा आपके लिए स्टेट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट। अपोजिटली चार्ज प्लेट किस तरह से, अब ये देखें आपके सामने आपके पास दो प्लेट्स हैं। अपर प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो लोअर प्लेट्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। हमने इन प्लेट्स टू प्लेट्स के दरमियान किसी पॉइंट के ऊपर, किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन को ड्राइव करना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था, हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। इस केस में जो गॉसियन सरफेस है वो इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स है। हॉलो यानी एम्प्टी बॉक्स। अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसको प्लेस किस तरह से किया गया है कि इसकी जो अपर सरफेस है वो इनसाइड द अपर प्लेट है और इसकी जो लोअर पार्ट है जिसका जो बॉटम साइड है वो इन बिटवीन द टू प्लेट्स है। अब इस बॉक्स को 3 डायमेंशनल व्यू में देखते हैं तो हमारे पास इसका व्यू जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। अब आपको पता है कि आपके पास अगर एक बॉक्स हो तो उसकी 6 साइड्स होती हैं, यानी उसकी यहाँ पे आप देखें ये लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, उसकी जो अपर साइड, बॉटम साइड, जो फ्रंट साइड और ये पीछे वाली जो है वो बैक साइड। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको पता है हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हर सरफेस में से जो पास करने वाला फ्लक्स है उसको मैंने डिफरेंट नेम दे दिया। यानी हमारे पास जो अगर कोई फ्लक्स पास कर रहा है इस लेफ्ट फेस से तो उसको मैंने नेम दे दिया फाई 1 है। सिमिलरली जो राइट फेस से अगर कोई फ्लक्स है तो उसको नेम दे दिया वो फाई 2 है। इसी तरह से जो फ्रंट फेस है उसमें से अगर कोई पास करने वाला फ्लक्स है तो वो हमारे पास क्या है 5 4, और जो बैक है, बैक सरफेस है उसमें से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो 5 3। अपर सरफेस में से अगर कोई फ्लक्स होगा तो उसको नेम दे दिया हमने 5 5 का, और अगर लोअर सरफेस में से कोई फ्लक्स पास करेगा तो उसको नेम दे दिया है 5 6 का। तो इस तरह से इस सरफेस में से अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल फ्लक्स क्या होगा तो आप क्विकली बताएंगे कि सर वो इन सारे फ्लक्स की वैल्यू को ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आएगी। यानी हम इन सब को ऐड करेंगे टोटल फ्लक्स फाई के लिए। अब हमारे पास फ्लक्स का जो फंडामेंटल रिलेशन था उसको यूज करते हैं और इन सारे फ्लक्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स का फंडामेंटल रिलेशन था हमारे पास E डॉट ए, और इसको जब हम ओपन करके लिखते हैं तो हमारे पास आता है ई ए कॉज ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अब यहाँ पे इस रिलेशन को अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं फ्लक्स की। तो फाई 1 के केस में देखें हमारे पास जो ये लेफ्ट फेस है इसका जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है ये जो आपको रेड एरो नजर आ रहा है क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल होती है वेक्टर एरिया की डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट फेस के ऊपर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कितना एंगल बना रही है 90 का। तो इसी रिलेशन को यूज करेंगे ई ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90। आपको पता है कॉस 90 पे क्या होता है 0। तो इस सरफेस में से जो पास करने वाला फ्लक्स है लेफ्ट फेस में से, लेफ्ट सरफेस में से, वो फिर उसकी वैल्यू को आ जाएगी 0। ये तो हमारे पास थी कैलकुलेशन। आप वैसे भी देख सकते हैं कि इस फेस में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास नहीं कर रही इस डायरेक्शन के अंदर। वो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं नेगेटिव प्लेट पे। ये हमने जब
चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान किस तरह से होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे जो है वो एंड हो जाती है, वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स के ऊपर आके एंड होती है। सिमिलरली अगर आप राइट फेस पे देखें यानी इस फेस पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान जो एंगल 90 बनेगा और इसी रिलेशन को अप्लाई करें तो और इसकी कैलकुलेशन करें तो फ्लक्स की वैल्यू अगेन 0 आएगी। सिमिलरली 5-3 यानी जो इसका बैकवर्ड फेस है और 5-4 उनकी वैल्यू भी 0 होंगी क्योंकि वहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 हो जाएगी। अब हमारे पास दो सरफेस बाकी रह गए, इसकी टॉप सरफेस और इसकी जो है वो बॉटम सरफेस। सब पहले टॉप सरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इसकी टॉप सरफेस है, जो अपर पोर्शन है इसका अपर साइड, वो इन साइड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और चूंकि ये मेटल प्लेट है और मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इस सरफेस में से जो अपर सरफेस है उसमें से कोई भी फ्लक्स जो है वो पास नहीं कर रहा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, यानी 5 की वैल्यू भी क्या होगी 0। फ्लक्स की वैल्यू 0 होने का मतलब यहाँ से इस सरफेस में से ऐसे कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, तो दैट्स व्हाई फ्लक्स इज 0। अब बॉटम फेज देखते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ऊपर की तरफ, नीचे जो है बॉटम पे वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है अभी ये 3 डायमेंशन के अंदर आप व्यू करें कि वो ऐसे इस बॉक्स में से पास करेंगी और इस बॉक्स में से पास करती हुई इस बॉटम जो फेस है उसमें से पास करेंगी। अब ये होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही इसके जो इसी के पैरेलल अगर हम आउटवर्ड नॉर्मल इस सरफेस का ड्रा करें तो वो किसके पैरेलल आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आएगा, यानी वेक्टर एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी सेम होगी, तो सेम होगी, एंगल कितना होगा 0। और अगर इस रिलेशन के अंदर हम थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 पे क्या होता है 1। तो हमारे पास इस जो बॉटम सरफेस है उसमें से फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी 5-6 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वो E के इक्वल आएगा इसी फंडामेंटल रिलेशन को यूज करते हुए। अब जितनी भी यहाँ पे टर्म्स थी जो कि फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी डिफरेंट साइड से, उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 5-6 को छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यूज थी वो हमारे पास क्या थी 0 थी। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो टोटल फ्लक्स की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या आती है 5 इक्वल टू EA। तो ये इसका एक स्टेप जो है वो हमने कर लिया। अब इस इक्वेशन को आपने याद रखना है, इसको हम अभी कंपेयर करेंगे एक और इक्वेशन के साथ। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस Q उसको फाइंड करेंगे। ये जो टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स आपने देखी थी, इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसकी वैल्यू क्या होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी सिग्मा ए इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को जो कि हमने टोटल चार्ज फाइंड किया इस इक्वेशन में, उसकी वैल्यू गॉसेस लॉ में पुट करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म है Q ओवर एप्सिलॉन। Q की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा फ्लक्स का वो मॉडिफाई होके कुछ इस तरह से आएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू यानी फाई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। अब यहाँ तक हमने फ्लक्स के लिए दो इक्वेशन जो है उसको ड्राइव किया। अब इन दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि जो इनकी लेफ्ट राइट साइड है वो क्या है, सॉरी जो इनकी लेफ्ट साइड है वो दोनों पे क्या फ्लक्स है, यानी दोनों क्या है सेम है। तो जो इनकी राइट साइड है वो भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, या आप यूँ भी सोच सकते हैं कि इस इक्वेशन में से आप फ्लक्स की वैल्यू लें और इस इक्वेशन के अंदर जो है वो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब, या हम कह सकते हैं कि सिंपली हम इनको कंपेयर कर दें, तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो यानी फाई की जगह आप यहाँ से E A लिख दें, तो सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन आपके पास रिलेशन ये बन जाएगा। उसके बाद देखें एरिया दोनों साइड पे है तो ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू बचेगी वो किसके इक्वल आएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। So this is the expression of electric field intensity between two oppositely charged plates. अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर है, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा।
अब ये जो यूनिट वेक्टर है ये इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करता है इनकी डायरेक्शन को, तो फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो जो यूनिट वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में होगा। वेयर आर इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। अब ये देखें ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है और यही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। यानी यहाँ पे जो आर यूनिट वेक्टर है वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो आपकी बुक का नेक्स्ट लेक्चर है उसको एक्सप्लेन करेंगे।